हेलो बच्चों, मैं बेबी सिंह। आज हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान में व्यतिकरण के लेक्चर नंबर 5 में आगे के भाग को पढ़ेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक होगा कि जो आपको पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि व्यतिकरण की घटना में फ्रिंज की चौड़ाई, उसके व्यंजक का सूत्र मैंने निकाला था। आज मैंने कहा कि यदि व्यतिकारी पुंज के मार्ग में आज का जो टॉपिक होगा उसमें क्या होगा, यदि हम व्यतिकारी पुंज के मार्ग में टी मोटाई की एक प्लेट रख दें तो फ्रिंजों का विस्थापन कैसा होगा, फ्रिंज की चौड़ाई में क्या परिवर्तन होगा, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं। देखिए, व्यतिकरण में व्यतिकारी प्रकाश पुंज के मार्ग में टी मोटाई की प्लेट रखने पर फ्रिंजों की स्थिति पर प्रभाव, फ्रिंजों की स्थिति। चलिए देखिए, अगर मतलब जो हमने पिछले लेक्चर में मैंने डेरिवेशन करवाया था, आपको क्या करवाया था, व्यतिकरण की घटना में जो फ्रिंजें बनती हैं उसकी चौड़ाई के लिए सूत्र निकाला था। अगर हम जो व्यतिकारी पुंज हैं, मतलब जो आपकी द्वितीयक तरंगिकाएं चलती हों, उसके भाई दो स्लिट लिया था S1 और S2, दोनों स्लिट में से किसी एक स्लिट के बीच में, मतलब एक तरंग के बीच में हम टी मोटाई की एक पारदर्शी प्लेट रख रहे हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब यहां पर अगर बात करें तो देखिए, ये है आपका, देखिए जो फिगर अगर कल का याद आ रहा हो तो यहाँ पर था आपका S1 और यहाँ पर था क्या, S2। ठीक, ये थी आपकी स्क्रीन ऐसे। तो देखिए, यहाँ से एक प्रकाश किरण पहुँची कहाँ पर, P पर, और एक यहाँ से चली और कहाँ पर पहुँची, P पर। ये इसका सेंटर पॉइंट है O और यहाँ से ये है आपका C। दिस डिस्टेंस इज YM। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है, YM है। अब देखो, अगर यहाँ पर बीच में एक टी मोटाई की एक प्लेट रख दी जाए ऐसे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, टी मोटाई है ये, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n। ठीक, तो इनके जो फ्रिंजें बन रही हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप पथांतर निकालते थे। ठीक है, सबसे पहले जो है, पिछले भी डेरिवेशन में मैंने पथांतर ही निकाला था, यहाँ भी सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पथांतर निकालेंगे। मतलब S1 से P और S2 से P तक पहुँचने वाली तरंगिकाओं के बीच पथांतर, जो प्रभावी पथांतर है। अब प्रभावी पथांतर हम क्यों बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। देखिए, S1 से P के रास्ते में एक टी मोटाई की पारदर्शी प्लेट रखी है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n। मतलब जो प्रकाश किरण इसके अंदर चलेगी उसकी स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी, उसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, चेंज होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर स्पीड ऑफ लाइट चेंज हुई तो इसका मतलब जो आपके कुल जो आप पथांतर निकालते थे S2P - S1P, वो एक्चुअल आपका नहीं होगा। अब जो है, सबसे पहले आप S1 से P तक जो है पथांतर जो प्रभावी पथांतर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, S1 से P तक पहुंचने में कुल समय निकालेंगे। पहले लगा कुल समय, तो लिखेंगे, देखिए S1 से क्या लिखेंगे, S1 से P तक पहुंचने में लगा समय। देखिए, तरंगिका को जो S1 से जो द्वितीयक तरंगिका निकली उसको P तक पहुंचने में लगा समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो कैपिटल T बराबर, अब दूरी यहाँ दो भागों में है, एक तो है n अपवर्तनांक की दूरी टी मोटाई में, ठीक, और दूसरी दूरी कितनी है, S1 से P हवा में। ठीक, तो देखिए हवा का भाग कितना हुआ, S1P - T, ये हवा में तय की गई दूरी होगी। तो हवा में प्रकाश की चाल आपको C होती है पता है, माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होती है, B। तो देखिए ये हो जाएगा आपका कितना, S1P - T दूरी y में। ठीक,
तो y में चाल कितनी हो गई c, और प्लस ये हो जाएगा आपका t बटे v। आपको पता है, ठीक, समय बराबर दूरी बटे चाल वाला सूत्र लगा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो देखिए कुल समय S1 से P तक पहुंचने में लगा कुल समय, एक हवा में तय की गई दूरी, ठीक, और दूसरा कौन सा, हवा में तय की गई दूरी में चलने में लगा समय, और दूसरा कितना, माध्यम में चलने में लगा समय। दोनों को T1 प्लस T2 निकाल दिया गया। तो अगर T1 निकालते तो वायु की दूरी कितनी है, S1P माइनस T, ये वायु हो गया, और वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, C, और जबकि माध्यम में चाल कितनी है, V, और माध्यम की मोटाई कितनी है हमने माना, T। समझ में आया, ठीक। तो इस तरीके से हो गया आपका S1P माइनस T और प्लस T। अब देखिए आपने एक फार्मूला और पढ़ा है, क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा n इज इक्वल टू सी बाई वी। क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है n इज इक्वल टू सी बाई वी। तो लिख लेंगे, चूंकि आपने पढ़ रखा है, चूंकि n इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई वी, तो ये वैल्यू यहां पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू, यहां से देखें तो क्या हो जाएगा आपका S1P माइनस टी और अपॉन सी, और प्लस यहां पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू सी बाई एन। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए t अपॉन यहां पर रखेंगे c बाई एन, इसको चेंज कर लेंगे तो t बराबर S1P माइनस टी अपॉन सी, और प्लस ये ऊपर चला जाएगा NT अपॉन सी। क्लियर। अब देखिए यहां से आप चाहें तो c कॉमन कर सकते हैं, तो देखिए t इज इक्वल टू 1 अपॉन सी, और यहां पर बचा कितना, S1P माइनस, और यहां पे प्लस लिख लीजिए और ये t कॉमन कर लीजिए तो बचा कितना, n माइनस 1। मतलब देखिए समय बराबर दूरी बटे चाल, तो ये तो चाल हो गई c, तो इसका मतलब प्रभावी दूरी क्या हो गई, S1 से, अतः ऐसे लिखेंगे, अतः ध्यान दीजिए, अतः S1 से P तक प्रभावी दूरी, प्रभावी दूरी क्या हो जाएगा आपका, केवल ये वाला भाग, भाई समय बराबर दूरी बटे चाल, तो चाल की जरूरत नहीं है हमें, सिर्फ ये इतनी कहानी इसलिए करनी पड़ी कि हमें प्रभावी दूरी मिल जाए S1 से P के बीच की। तो वो दूरी कितनी है आपके पास, देखिए S1P प्लस T ब्रैकेट में n माइनस 1, ये निकाल लिया आपने, ठीक। अतः S1 व S2 से P तक पहुंचने वाली तरंगिकाओं के बीच पथांतर, अतः लिखेंगे फिर से, अतः S1 व S2 से P तक पहुंचने वाली तरंगिकाओं के बीच पथांतर, ठीक। अगर इनके बीच पथांतर ज्ञात करना है तो प्रभावी पथांतर अब निकलेगा ना, तो ये हो जाएगा कितना आपके पास, देखिए डेल्टा x इज इक्वल टू, भाई डेल्टा x होता है पथांतर, ठीक, डेल्टा x इज इक्वल टू आपका, अब देखिए S2P माइनस S1P, हम जब ये T मोटाई की प्लेट नहीं थी तो करते थे S2P माइनस S1P, अब क्या करेंगे S2P और माइनस जो प्रभावी डिस्टेंस S1 से P के बीच की है ये वाली, ठीक। तो क्या लिखेंगे, देखिए S2P माइनस S1P, और अब ब्रैकेट खुलेगा तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस T ब्रैकेट में n माइनस 1, ठीक है। अब एक चीज आपने पढ़ रखा है, क्या पढ़ा है, देखिए चूंकि आपने पढ़ा है S2P, आपको पढ़ाया गया है चूंकि S2P माइनस S1P व्युत्क्रमण की घटना में हमने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। क्या पढ़ा रखा है, देखिए जो S2P माइनस S1P है वो है आपका YM स्मॉल d बटे कैपिटल D, मतलब इसकी जगह पर ये वैल्यू रख लेना, ठीक। तो यहां पर अगर हम वैल्यू रखते हैं तो देखिए ये हो जाएगा कितना आपके पास, डेल्टा x इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा YM स्मॉल d बटे कैपिटल D माइनस T ब्रैकेट में n माइनस 1, ये आपका डेल्टा x निकला, प्रभावी पथांतर निकला, किसके बीच में, S1 और S2 से P तक पहुंचने वाली तरंगिकाओं के बीच पथांतर, ये आपका पूरा डेल्टा x आपका निकल आया, ठीक। तो अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, देखिए ये आपका प्रभावी पथांतर हुआ, ये वाला भाग आपका प्रभावी पथांतर हुआ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम देखिए MV दीप्त फ्रिंज के लिए, चूंकि यहां पर लिखेंगे चूंकि MV दीप्त फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए
अब देखिए भाई, ये आपने निकाला डेल्टा एक्स, मतलब ये आपका S1 से, यहां से कहां से, S1 से P तक और S2 से P तक पहुंचने तरंगिकाओं के बीच जो प्रभावी पथांतर था, ये आपने ये इतना निकाल लिया। ठीक, तो अब शुरू करते हैं। जो पिछले लेक्चर में मैंने जो व्युत्करण का डेरिवेशन भी करवाया था, उसमें भी हमने दीप्त फ्रिंज के लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए सारी स्थितियों के बारे में मैंने बताया था। तो यहां भी वही काम करना है आपको। डेल्टा एक्स तो आपने निकाल लिया, ठीक है, लेकिन अब जो है एमवी दीप्त फ्रिंज के लिए हम जो है इस डेल्टा एक्स का मान क्या लेते थे, याद है, एम लैम्डा। ठीक है, देखिए दीप्त फ्रिंज के लिए आपको पता है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एम लैम्डा, आपने पढ़ा है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए आप शुरू करेंगे अगर आगे तो यहां पर एम लैम्डा रख लेंगे, तो एम लैम्डा इज इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा, यहां से वाई एम और स्मॉल डी बटे कैपिटल डी, और फिर क्या हो जाएगा माइनस का टी ब्रैकेट में n माइनस वन, ये सब इधर ट्रांसफर कर लो तो बचा कितना, वाई एम स्मॉल डी बटे कैपिटल डी इज इक्वल टू एम लैम्डा प्लस टी ब्रैकेट में n माइनस वन, ये डी उधर भेज दीजिए, तो वाई एम इज इक्वल टू क्या बचा आपके पास, कैपिटल डी बटे स्मॉल डी ब्रैकेट में एम लैम्डा प्लस टी ब्रैकेट में n माइनस वन, ये आपका हो गया वाई एम, निकल आया। ठीक, ये आपने वाई एम निकाल रखा है, ये आपका विस्थापन हो गया। ठीक, मतलब फ्रिंजों की स्थिति हो गई, ये फ्रिंज की स्थिति हो गई। अब देखिए हम फ्रिंज चौड़ाई की बात करें तो ये तो एमवी फ्रिंज की ना, और दीप्त फ्रिंज के निकाल, मतलब एमवी दीप्त फ्रिंज की स्थिति ये बनी आपकी, एमवी दीप्त फ्रिंज की स्थिति ये बनी। ठीक, तो देखिए एम प्लस वनवी दीप्त फ्रिंज की स्थिति क्या होगी, देखिए अतः, फिर से अतः यहां लिखेंगे, अतः एम प्लस वनवी दीप्त फ्रिंज की स्थिति, दीप्त फ्रिंज की स्थिति निकाल लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा आपका, अगर दीप्त फ्रिंज की स्थिति निकालेंगे तो ये बनेगा आपका वाई एम प्लस वन, यहां पर क्या हो जाएगा वाई एम प्लस वन इज इक्वल टू डी बटे स्मॉल डी ब्रैकेट में एम प्लस वन, यहां पर एम प्लस वन और इंटू लैम्डा प्लस टी ब्रैकेट में एन माइनस वन, ये हो जाएगा आपका। ठीक, अब आपको जब वाई एम मिल गया, वाई एम प्लस वन मिल गया, अतः फ्रिंज चौड़ाई निकालेंगे, अतः फ्रिंज चौड़ाई। अब देखिए अगर फ्रिंज चौड़ाई की बात करें तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई एम प्लस वन माइनस वाई एम, रख लीजिए। तो W इज इक्वल टू यहां से वाई एम प्लस वन क्या है आपके पास, देखो दोनों में से D बटे डी कॉमन हो जाएगा, D बटे डी कॉमन, और ये बचा आपका m प्लस वन और ये लैम्डा, और उसके बाद प्लस t ब्रैकेट में n माइनस वन, और अगला माइनस में ये क्या हो जाएगा, माइनस भाई कॉमन होगा तो ये m लैम्डा हो जाएगा, और माइनस का t ब्रैकेट में n माइनस वन, ये बना। तो ये देखिए ये पार्ट आपका क्या हुआ, कैंसिल, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो W इज इक्वल टू डी बटे स्मॉल डी, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, m लैम्डा कितना हो जाएगा, m प्लस वन है यहाँ पर। ठीक, m प्लस वन, तो देखिए ये हो जाएगा m प्लस यहाँ पर क्या बचेगा लैम्डा, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा माइनस का m लैम्डा पहले से है, इसका मतलब ये दोनों क्या हुआ कैंसिल, इसका मतलब W बराबर क्या बचा, d लैम्डा बाई स्मॉल डी। अगर पिछला डेरिवेशन, कल वाला डेरिवेशन याद आ रहा हो पहले लेक्चर का, ठीक, तो आप इस पे ध्यान दीजिए। अतः फ्रिंज चौड़ाई पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब अगर टी मोटाई की प्लेट रख दें तो फ्रिंज चौड़ाई पर कोई भी प्रभाव आपका नहीं पड़ेगा। सबको समझ में आया। ठीक, अब सिर्फ बात बचती है कि फ्रिंज चौड़ाई मतलब फ्रिंजों में विस्थापन कितना होगा ये निकालना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इस वाले इक्वेशन की बात करें, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना लें, अगर इस वाले इक्वेशन को अगर इक्वेशन नंबर हम क्या बना लें 1। ठीक, तो अगर इस इक्वेशन की बात करें तो यदि मान लेते हैं एक समय के लिए टी मोटाई की प्लेट नहीं रखी है, टी मोटाई की प्लेट नहीं रखी है, तो आपका जो फ्रिंज बनेगा वो कहां बनेगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा टी का मान। ठीक, तो देख लेते हैं, यहां पर लिखेंगे यदि टी मोटाई की प्लेट अनुपस्थित हो, टी मोटाई की प्लेट क्या हो, अनुपस्थित हो। ठीक, अगर अनुपस्थित हो तो इसका मतलब t बराबर 0। ठीक, t बराबर कितना 0, समीकरण नंबर कहां से 1 से। ठीक, अब समीकरण नंबर 1 में अगर हम मान रखते हैं, ठीक है, समीकरण नंबर 1 में तो देखिए y नॉट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगर ध्यान दें तो देखिए यहां पर ये समीकरण नंबर 1। ठीक,
देखिए y नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, m इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, या इसको कह लीजिए वाई एम डैश, क्या कह लीजिए वाई एम डैश। तो यहाँ पर हो जाएगा d बटे स्मॉल d, और ये t का मान ये 0, मतलब बचा कितना आपके पास, केवल बचा m लैम्डा। क्या बचा आपका, m लैम्डा। अतः फ्रिंजों का विस्थापन, अतः फ्रिंज का विस्थापन, अतः फ्रिंजों में विस्थापन, ठीक है। अब देखिए फ्रिंजों में अगर विस्थापन आप निकालना चाहते हैं तो विस्थापन कितना निकालेंगे, देखिए आप अगर फ्रिंजों में विस्थापन निकालेंगे तो देखिए इससे इसको घटा देंगे तो विस्थापन बराबर मान लेते हैं डेल्टा वाई एम होगा, डेल्टा वाई एम इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा वाई एम डैश माइनस कितना वाई एम। देखिए बच्चों यहाँ पर आपका ये जो है थोड़ा चेंज होगा ऐसे, देखिए यहाँ पर हो जाएगा वाई एम माइनस का वाई एम डैश, इसका मतलब यहाँ पे जो वाई एम की वैल्यू होगी, वाई एम वैल्यू ये है आपके पास, और जो कॉमन होगा वो कॉमन कर लेंगे, पहले डी बाई स्मॉल डी कॉमन है, और उसके बाद जो बचा आप लिख लेंगे एम लैम्डा और प्लस टी ब्रैकेट में n माइनस 1, और उसके बाद माइनस का ये आपका बचा कहाँ पर, ये आपने निकाल रखा है, तो ये बचा माइनस का कितना m लैम्डा, m लैम्डा से m लैम्डा क्या हुआ कैंसिल, इसका मतलब डेल्टा वाई एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका d बाई स्मॉल d, और आपका बचा कितना n माइनस 1 इंटू टी। ये हो गया आपका फ्रिंजों में विस्थापन। यहाँ से क्या पता लग रहा है, देखिए यहाँ से पता लग रहा है कि इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिंज में जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, d बाई डी n माइनस 1 इंटू टी। समझ में आया, मतलब देखिए जिस व्यतिकारी पुंज के मार्ग में अगर ये टी मोटाई की प्लेट यहाँ पर रखी गई तो फ्रिंज जो है ऊपर की ओर उतना ही शिफ्ट हो जाएगी, ऊपर की ओर उतना कितना, ये वाई डेल्टा वाई एम जो है वो क्या होगी ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगी। अगर इस प्लेट को उठा के इसके मार्ग में रख देंगे तो इसका मतलब फ्रिंज जो है नीचे की ओर इतनी ही शिफ्ट होगी। बात समझ आया, मतलब जिस व्यतिकारी पुंज के मार्ग में टी मोटाई की प्लेट रख दी जाएगी उसी दिशा में ये जो है ऊपर की ओर क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये व्यतिकरण अगर व्यतिकारी पुंज के मार्ग में टी मोटाई की प्लेट रखने पर यह प्रभाव हुआ, मतलब फ्रिंज चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है जबकि फ्रिंज में विस्थापन इतना हो जाता है। ठीक है बच्चों, देखिए समझ में आया ना, वाई एम इज इक्वल टू ये निकला, मतलब विस्थापन ये निकला आपका, और देखिए फ्रिंज चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक, यहां से क्या पता लग रहा है आपको, यहां से ये बात पता लग रही है कि अगर आप कोई भी टी मोटाई की प्लेट, पारदर्शी प्लेट अगर जिस पुंज के मार्ग में रखेंगे उसी ओर जो है फ्रिंजें क्या होंगी, शिफ्ट हो जाएंगी, और कितना शिफ्ट होंगी, इतना शिफ्ट होंगी, लेकिन उनकी चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से व्यतिकरण का ये टॉपिक आज यहीं पे खत्म होता है। ठीक, इसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक आपको पढ़ाए हैं। व्यतिकरण आपका जो व्यतिकरण की घटना है यंग्स डबल स्लिट है। ठीक है, यंग्स डबल स्लिट प्रयोग वो क्या बताता है आपको, ये बताता है कि लाइट जो है वेव नेचर की है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है वो बताता है आपकी लाइट जो है वो क्या है, वेव नेचर की है। जबकि आप उसके प्रयोग के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझाया, व्यतिकरण की घटना क्या होती है। ठीक है, जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें किसी एक माध्यम में क्या होती है, एक साथ संचित होती हैं, तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता क्या होती है, अधिकतम, और कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता क्या होती है, न्यूनतम। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, व्यतिकरण कितने प्रकार के होते हैं ये बताया गया आपको। ठीक है, व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संपोषी व्यतिकरण, दूसरा होता है विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण उन बिंदुओं पर होता है जहां पर जो है तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है। जहां पर तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है, वहां पर संपोषी व्यतिकरण होता है। विनाशी व्यतिकरण कहाँ होता है, विनाशी व्यतिकरण उन बिंदुओं पर होता है जहां पर तीव्रता न्यूनतम होती है, वहां पर क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण होता है। बात सबको समझ में आई। ठीक, और इसी तरीके से व्यतिकरण की घटना फ्रिंज चौड़ाई के लिए फार्मूला भी निकला है, तो फ्रिंज चौड़ाई का फार्मूला क्या निकला था, W इक्वल टू डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। ठीक, तो इस तरीके से ये टॉपिक जो है आज यहीं पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक इसको नोट कर लीजिए सभी लोग।